नमस्कार, मैं डॉक्टर आर्यन सिंह, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। इसके पहले भी हमारी आपकी चर्चा हुई थी और दर्शन पर ही चर्चा हुआ था। दर्शन बीएड E02 जो हमारा पेपर है उसी पर चर्चा हुई थी, जिसमें जो है दार्शनिक चिंतन के बारे में, दार्शनिक चिंतक जो हमारे थे इसके पहले पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन, उस पर हमारी चर्चा हुई थी। इसके पहले जो हम चर्चा पे आए थे उसमें आदर्शवाद और प्रयोजनवाद आज पे इस पे चर्चा हुई थी। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके बीच में उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। ये हमारा अब दूसरे दर्शन पर चिंतन होना, उस चिंतन पर हमको चर्चा करना है, आगे बढ़ना है। तो आज के हमारी टॉपिक है जो ब्लॉक 3 में है, उदीयमान भारत एवं शिक्षा के प्रश्न पत्र के अंतर्गत ये इकाई 8 में प्रकृतिवाद और शिक्षा, इस पर हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रकृतिवाद है क्या, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा है क्या है, प्रकृतिवाद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे कि प्रकृतिवाद के विचारों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे आया हमारे दार्शनिकों के बीच में इस विचारधारा पर चिंतन करने के लिए, कैसे कैसे इस बीच में क्या क्या परेशानियां आई, कौन से विचार बीच में उसको काटने के लिए आए, फिर उस विचार को काट कर कैसे प्रकृतिवाद उभर कर आया सामने, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे उसमें प्रकृतिवाद और शिक्षा क्या है। तो हम देखते हैं कि प्रकृतिवादी पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन धारा की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है। यह मानती है कि यह जो पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है वो प्रकृति से हुई है, प्रकृति के द्वारा होती है। और इसके अलावा जैसे उसके पहले आदर्शवादियों ने माना कि यह जो है आत्मा और परमात्मा के से हुई है, उसी जैसे सुकरात ने यह कॉन्सेप्ट दिया, उसी को प्लेटो ने आगे बताया कि विचारवाद, ये पूरा जो संसार की रचना जो है विचारों से हुई है। लेकिन प्रकृतिवादी ने उसको काटकर उनकी विचारधारा थी कि नहीं, यह जो है संपूर्ण जो संसार की रचना है प्रकृति के और पदार्थों के संयोजन से हुई है। जो पदार्थ उन्होंने पदार्थ परमाणुओं के रूप में देखा, परमाणुओं को उन्होंने आगे चलकर जो 20वीं शताब्दी आई तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आदि की खोज करके उन्होंने आगे उसको बढ़ाया कि यह जो है इसके संयोजक तत्व हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के इन संयोजक तत्वों के द्वारा पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों से जो है इस संसार का निर्माण होता है और यह जो इसी के अधीन होकर यह संसार चलता है, उसी के अधीन हमारी आत्मा भी चलती है, शरीर भी चलती है, वो भी क्रियाशील होती है। वो पदार्थ के जैसे क्रियाशील होता है वो ऐसे ही शरीर मनुष्य के जो है आत्मा भी काम करती है। तो उसी पर उन्होंने कहा कि अगर उस पर देखें तो उस पर जो है डेमोक्रेट्स आए जो लगभग ईसा पूर्व 460 से और 370 ईसा पूर्व उनका जो पीरियड माना गया। डेमोक्रेट्स ने कहा कि यह उस पर जो एक प्रकार से उन्होंने विज्ञानवाद का जो एक शुरुआत की, उस पर एक नई विचारधारा दिया जिसमें प्रकृतिवाद दिखाई पड़ता था। उन्होंने कहा कि यह जो संसार की उत्पत्ति है वह परमाणुओं के द्वारा हुआ है। यह परमाणु से पदार्थ बना, पदार्थ से जो है संसार की उत्पत्ति हुई, फिर उसी को आगे बढ़ाए, जो उन्हीं के धीरे धीरे जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाया, उस पर विचार हुआ। लेकिन उसी बीच एक नई विचारधारा की उत्पत्ति हुई जो सुकरात जी आए, उन्हीं के समकालीन रहे। सुकरात ने एक नई विचारधारा कहा कि नहीं, यह जो संसार की उत्पत्ति है वो आत्मा परमात्मा के से हुई है, परमात्मा ही इसके संसार के रचयिता है। संसार का जो निर्माण है वो परमात्मा के, आत्मा और परमात्मा के अंतःक्रिया उनके से जो बीच से जो चीज़ें निकलती है वो संसार, जो जिस पर हम विचार कर पाते वो संसार है। फिर उसी चीज़ को सुकरात के ही शिष्य प्लेटो ने भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि संसार की रचना जो है यह विचारों के द्वारा हुई है। जो विचार, यह संसार हमारे सारा जो संसार दिखाई पड़ रहा है हमारे विचारों में है, इसकी उत्पत्ति का। तो एक प्रकार से उस प्रकृतिवादी जो डेमोक्रेट्स ने जो धारणा दिया था, वहाँ से प्रकृतिवाद का परिलक्षण दिखाई देता था, उस पर आघात लगा। क्योंकि यह जो आदर्शवाद था जो सुकरात और प्लेटो ने जो शुरुआत किया था वो धीरे धीरे तब से वो 15वीं शताब्दी तक वो लगभग चला आ रहा था। वो ईश्वरवाद के तरफ बढ़ा और बहुत
वो पराकाष्ठा पे गया, वो विचार, वो दर्शन जो है पूरे विश्व को जो है उस पर ले गया। वो विचार करने के लिए तमाम विचारक आए और अपने अपने विचार दिए और उसको 15वीं शताब्दी तक वो लगभग वो चलता रहा। 15वीं शताब्दी के बाद जो कुछ विचारक आए जिसमें इस पर एक नई सोच दिया, धीरे धीरे जो आधुनिक खोज आए, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, यह जो है परमाणुओं से जो विज्ञान की थोड़ी सी उत्पत्ति, मतलब उस विज्ञान की तरफ काम करने लगे, तो दार्शनिक भी उस पर चिंतन करने के लिए विवश हुए। विज्ञान, उन्होंने कहा कि यह संसार जो की रचना है वो पदार्थों के द्वारा हुई है, पदार्थ में जो है परमाणुओं के द्वारा हुई, परमाणु में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसके द्वारा जो है रचना हुई है। तो यह धीरे धीरे वो चिंतन धारा को बदला, पाश्चात्य चिंतन धारा को बदलकर आगे बढ़े और वो जो है एक 15वीं से 17वीं शताब्दी तक यह विचारधारा चलती रही। लगभग 17वीं शताब्दी तक जो है प्रकृतिवाद का प्रादुर्भाव हो चुका था। उसमें बेकन, हॉब्स, डार्विन, लेमार्क, इसमें प्रमुख रूप से उन्होंने काम किया प्रकृतिवाद पर। आगे चलकर उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते आगे चलकर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के वॉल्टेयर ने बौद्धिक दमन के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उनके इस आवाज़ के से जो है आदर्शवादियों पर बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उन्होंने जो है धर्म पर बहुत बड़ा आघात किया था। उस समय पादरियों के ही द्वारा जो है पूरे राज्य व्यवस्था संचालित होती थी, वैसी विचारधारा पर सब कुछ चलता था। तो वो आदर्शवाद की एक पराकाष्ठा थी, तो उसमें तमाम कुरीतियाँ आ चुकी थी तब तक, और उस कुरीतियों पर उन्होंने आघात कहा कि ये बौद्धिक दमन है। वॉल्टेयर साहब ने उस पर जो है एक नई विचारधारा दी, कहा कि यह बौद्धिक दमन है। और उसी के परिणाम स्वरूप आगे चल के अगर देखा जाए, ये पूर्वार्ध में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की घटना थी। वॉल्टेयर ने उसे बौद्धिक दमन के रूप में देखा इंग्लैंड में, और फिर रूसो भी आए उसी बाद उसके उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूसो भी आ गए, और जो कि शुद्ध वो ईश्वरवादी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य का जीवन, मनुष्य जो है बहुत शुद्ध प्राकृतिक रूप से जीने की सलाह उन्होंने दी पूरे संसार। एक नई विचारधारा, मतलब प्रकृतिवाद को आगे ले जाने का काम उन्होंने शुरुआत कर दिया। फिर पुनः वो कहे कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो प्रकृति के अनुसार होता है, उसको मतलब शुद्ध स्वच्छंद रूप से छोड़ दीजिए। वह जो है जो जैसा सोचता है, जैसा वो करना चाहता है, उसी के अनुसार उसको जीना चाहिए। प्रकृति के अनुसार जीने की उन्होंने सलाह देकर एक विचारधारा, प्रकृतिवाद की विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया। रूसो जो है वो कहते थे कि ये मनुष्य जो है शुद्ध रूप से निर्मल है, लेकिन इस समाज में उन्होंने समाज की जो है, जो राज्य की व्यवस्था और समाज थी, उसका जो है बहुत बड़े आलोचना किया कि ये दूषित समाज है। दूषित समाज में रहकर यह मनुष्य जो है चालाकियाँ सीख लेता है, उस चालाकियों से उसे छोड़ना पड़ेगा, प्राकृतिक जीवन जीना पड़ेगा, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति जो जिसमें उसको खुशी मिलती है, जिसकी वो अनुभूत करता है, उस अनुभूत के अनुसार, वो खुशी के अनुभूत के साथ जीवन जीना चाहिए। वही उसका सही शुद्ध रूप से प्राकृतिक जीवन जो है वह निर्मूल रूप से चलने वाली रहेगी। और उसी पर उन्होंने काम किया। और इस पर आगे अगर देखा जाए तो बेकन, हॉब्स और इस सब स्पेंसर, इस चीज़ को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाया और आगे ले जाकर उस पर प्रकृतिवाद पर काम किया। प्रकृतिवाद के अगर और हमको विस्तार से समझना है तो उसके दर्शन के अंतर्गत हमको तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और आचार मीमांसा को समझना पड़ेगा। तभी हम समझ पाएंगे कि इसके दर्शन में किस तरीके से विचारों का जो है क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो इस पर उन्होंने जो रूसो साहब ने कहा कि उसको प्राकृतिक रूप से जीना चाहिए, क्योंकि शुद्ध रूप से वह जो है वह निर्मूल होता है मनुष्य, क्योंकि वह समाज में रहकर उस चालाकियाँ और बुराइयाँ उसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसको, इस चीज़ को छोड़कर वो प्राकृतिक जीवन जिए, प्रकृति के अनुसार चले, प्रकृति जैसा सीख देती है, जैसा उसको अनुभूति देता है, उसी के अनुसार जीवन जिए। और उस पर विचार करते हुए फिर प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा पर हम विचार करते हैं कि हमारे जो प्रकृतिवादी विचारक आए उस पर उन्होंने क्या विचार दिया है। तो 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित कर उसमें, जिसको मैंने अब चर्चा किया कि
उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहले तो जब आया कि नहीं ये परमाणुओं के द्वारा हुआ है, परमाणुओं से पदार्थ और पदार्थों के द्वारा जो है यह संसार की रचना हुई। फिर उस चीज़ को, क्योंकि ईसा पूर्व से ये चीज़ें चली आ रही थी, वो उसको 20वीं शताब्दी में जो आधुनिक वैज्ञानिक आए और इस पे विचारकों ने भी विचार किया, उन्होंने कहा कि परमाणुओं को, उन्होंने जो परमाणु पर विचार हुआ था, उन्होंने कहा परमाणुओं को ही विभाजित कर दिया। उन्होंने उसको 3 भाग, 3 शक्ति कणों की बात की, उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का उन्होंने पता किया और स्पष्ट किया कि जगत का मूल तत्व परमाणु नहीं है, अपितु परमाणु के संयोजक शक्ति कण है। इस विचारधारा को उन्होंने शक्तिवाद कहा। इसे परमाणुवाद, शक्तिवाद कहते हैं जो है प्रकृतिवाद में। तो इस नई विचारधारा को उन्होंने जन्म दिया। इस तत्व मीमांसा में यह दिखाई पड़ता है। कुछ प्रकृतिवादी इस संपूर्ण संसार को एक यंत्र के रूप में देते हैं, जिसे यंत्रवादी प्राकृतिक विचारधारा कहते हैं। मतलब वो पूरे संसार को यंत्र के रूप में देखते हैं। जो अंतः क्रिया होती है, पदार्थों की अंतः क्रिया जैसी होती है, उसी तरीके से मनुष्य भी, संसार भी संचालित होता है। जैसे जैसे जो है प्राकृतिक ये पदार्थ जो है वो अंतः क्रिया करते हैं, हमारी आत्मा भी उसी तरीके से क्रिया करती है, हम मनुष्य भी उसी तरीके से क्रिया करने लगता है। जैसा कि रूसो ने भी कहा कि एक मनुष्य जो है एकदम स्वच्छंद और मतलब स्वच्छ है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं, लेकिन हम समाज में रहकर इन बुराइयों से प्रभावित होकर, बुराइयों से अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, बुराइयों को उस समाज के अनुसार चलने लगते हैं, तो हमारे अंदर बुराई आ जाती है। उन्होंने कहा नहीं, प्रकृति के अनुसार जीना चाहिए, प्रकृति जैसा हमको सिखाती है उसी के अनुसार हमको कार्य व्यवहार करना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि यह यंत्रवत जैसा प्रकृति करती है उसी अनुसार हम करें, तब जो है यह होता है। इसलिए उन्होंने कहा, मैकेनिकल नेचुरलिज्म की बात कही कि यह पूरा मतलब इस विचारधारा को यंत्रवादी मान लिया। फिर आगे चल के आत्मा परमात्मा के विषय में आत्मा के क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसा मैंने कहा कि अब उन्होंने आत्मा को तो क्रियाशील तत्व के स्वीकार करते हैं, किसके द्वारा? पदार्थों के द्वारा। इनकी दृष्टि से कोई अस्तित्व, लेकिन परमात्मा की इनकी दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा की क्रियाशीलता को स्वीकार करते हैं, लेकिन परमात्मा में इनका कोई अस्तित्व। वहीं पर अगर विचारवाद को देखें, आदर्शवाद को देखें, प्लेटो और सुकरात जैसे हमको विचार दिए हैं, उस पर विचार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब अंतिम सत्य जो है आत्मानुभूति है, आत्मा परमात्मा का विलय ही जो है अंतिम सत्य है। यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं, अंतिम अल्टीमेट रियलिटी हमारी जो है वह प्रकृति है। प्रकृति को ही उन्होंने कहा कि अंतिम सत्य हमारा प्रकृति है, इसके अलावा नहीं। उन्होंने परमात्मा में विश्वास नहीं किया। आगे चलते फिर ये तो हुआ तत्व मीमांसा, प्रकृतिवाद की ज्ञान तर्क मीमांसा। इसमें इन्होंने कहा कि पदार्थों के मूल तत्व और उनके बनने बिगड़ने के नियमों को ही प्रकृतिवादी प्रकृति मानता है, कि इनके ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानता है। प्रकृतिवादी, जैसा कि रूसो भी करते आए हैं, जितने भी दार्शनिक आए प्रकृतिवाद से संबंधित, उन्होंने कहा कि ये बनने बिगड़ने का एक नियम है। जैसे पानी है, बर्फ है, बर्फ से पानी बनना, पानी से वाष्पित होना, वाष्प भाप बनना, भाप से फिर उसकी बरसात होकर फिर जो है बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, यह क्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। वृक्ष होना, ये सब एक निर्धारित नियम के अंतर्गत चलते हैं, वो नियम जो है चलते रहते हैं। इसी को उन्होंने कहा कि यह क्या है, यही वास्तविक ज्ञान है, इसके परे कोई भी ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। प्रकृतिवादी इंद्रियानुभूत ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। इंद्रियानुभूत, जो अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभूत करे, जो अनुभव करे, कान, नाक, गला, मतलब जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे, उस चीज़ को जो उससे अनुभव जो मिलता है वही हमारा सही ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, मतलब वो प्राकृतिक ज्ञान है। मतलब उनका कहना था कि हम कोई भी करके, निरीक्षण करके जो अनुभव करते हैं वही ज्ञान शुद्ध और सत्य है। प्रकृतिवाद के मूल्य में आचार मीमांसा अभी हमने देखा। तो प्रकृतिवाद प्राकृतिक पदार्थों क्रियाओं को ही सत्य मानता है। प्रकृतिवाद कहा कि जो ये क्रियाएं हैं प्रकृतिवाद की, प्राकृतिक पदार्थ, और तो प्राकृतिक पदार्थ में जो सारी क्रियाएं, जैसे उसमें उन्होंने कहा कि यह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स के संयोजक तत्व हैं, जो परमाणु मूल रूप से नहीं है, तो उसके विभिन्न, वो जो अंतः क्रिया करते हैं वो जो है
यह क्रिया ही सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्यता नहीं, इसमें परमात्मा की कोई भूमिका नहीं है इस क्रिया करने में। जैसे हम लोग सोचते हैं कि भगवान ईश्वर कर रहे हैं, तो हमारा तो कहीं न कहीं ये धारणा विचारवाद से प्रभावित है, लेकिन प्रकृतिवादी कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो प्राकृतिक पदार्थों के क्रियाओं पर निर्भर है और वही उसी को सत्य उन्होंने माना। प्रकृतिवाद केवल प्राकृतिक और प्रकृति को ही नैतिकता को पर हामी भरा, केवल उन्होंने जो प्रकृति में है प्राकृतिक चीज़ों के करने में, उससे उसके साथ चलने में, उसी को ही नैतिक रूप से उसका समर्थन किया, उसी को नैतिक रूप से उन्होंने मान्यता दिया। प्रकृतिवाद की परिभाषा, अब हम प्रकृतिवाद की परिभाषा देखते हैं, जिसमें एक परिभाषा हम आपके सामने दे रहे हैं। जेम्स वार्ड जी की परिभाषा है, उन्होंने कहा इसमें प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। उनका मानना था प्रकृतिवाद और विचारधारा जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है। इसके पहले अगर विचारवाद 15वीं शताब्दी तक विचारवाद पर के कॉन्सेप्ट पर काम हुआ, उन्होंने कहा कि यह जो है ईश्वर के अधीन है, सारी चीज़ें, सारा संसार, सारी क्रियाएं जितनी होती है ईश्वर के अधीन होती है उन्होंने। लेकिन जेम्स वार्ड कहे प्रकृतिवाद वह विचार जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, मतलब प्रकृतिवाद अलग है, ईश्वर की कोई उसमें उन्होंने अस्तित्व नहीं स्वीकार किया, कि ये सिर्फ प्रकृतिवाद है, जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, अंतःक्रियाएं हो रही हैं, सब वो प्रकृतिवाद के कारण होती। आत्मा को पदार्थ के अधीन करती। हमने कहा कि यहाँ पर प्रकृतिवादी जितने भी उस पर विचार किए, वे कहें कि आत्मा जो क्रियाशीलता है आत्मा की, वो पदार्थों के अधीन है। पदार्थ जिस तरीके से क्रियाशील होता है, आत्मा भी उसी तरीके से क्रियाशील होती है और यह अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। जो अपरिवर्तनशील नियम, मतलब इसके अलावा जैसे अब बर्फ से पानी बनना, पानी से फिर भाप बनना, ये जो है अपरिवर्तनशील, इस नियम को बदला नहीं जा सकता। इसको ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको अल्टीमेट रियलिटी कहा। अब हम इस परिभाषा को देखते हुए, इसके मूल परिभाषा के अंतर्गत ही मूल सिद्धांतों का भी वर्णन किया जाता है। तो हम आते हैं प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या है, उस पर अगर विचार करें तो एक एक पॉइंट पर आते हैं। यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। ब्रह्मांड को ही प्राकृतिक रचना के रूप में माना। पहले कहा भाई उसी में हम देखें कि पूरे जो ब्रह्मांड की रचना हुई प्रकृति के प्राकृतिक रूप से हुई है, उसमें किसी भी तरीके से और न तो परमात्मा या और भी किसी भी अलौकिक दुनिया का कोई भी योगदान नहीं है इस ब्रह्मांड की रचना में। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात किया, क्योंकि आधुनिक सोचों ने उस पर भी विचार किया और उस पदार्थ के द्वारा, उसका जो संयोजक तत्वों और शक्ति कण के द्वारा जो है इस संसार की रचना हुई है। और तो उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रचना है और इसके अलावा नहीं। यह भौतिक संसार ही सत्य है और इससे परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं। इन्होंने कहा कि यह जो भौतिक संसार जिसको हमें अनुभव हो रहा है, जो हमें साक्षात दिखाई पड़ता है, सामने है, जिससे हम अनुभूत ले पाते हैं, कुछ करके निरीक्षण कर पाते हैं, वही संसार सत्य है और इसके अलावा कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं है, कोई परमात्मा के रूप में और अस्तित्व नहीं है। आत्मा पदार्थ जन्य चैतन्य तत्व है। आत्मा को भी, जो हमारे एक शरीर के अंतर्गत है, कि आत्मा भी पदार्थ जन्य है। जैसे पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं, काम करते हैं, उस शक्ति कण के रूप में काम करते हैं, उससे भी आत्मा भी हमारी इसी तरीके से वही क्रियाविधि से कार्य करती है। और जैसे ही इसमें से एक मनुष्य से वो जब निकलती है, जब वो इस शरीर को छोड़ती है, तो वो आत्मा का भी क्रियाशीलता वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहीं पे विचारवाद अगर देखें तो विचारवाद कहता था कि नहीं, आत्मा परमात्मा कभी मरती नहीं, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी कहा। तो यहाँ पर इस चीज़ को उन्होंने नहीं माना, कहा कि यह पदार्थों के अधीन ही है। पदार्थ जैसे क्रियाशीलता होती है उसी तरीके से आत्मा की भी क्रियाशीलता होती है। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य को उन्होंने कहा, रूसों ने भी कहा, और भी जितने भी दार्शनिक आए, चिंतक आए, प्रकृतिवादी चिंतक, वो भी यही कहे कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि मनुष्य एकदम निर्मूल उन्होंने माना। कहा कि प्रकृति के अनुसार जब जिएंगे तो वो सर्वश्रेष्ठ रचना
वो कही जाती है मनुष्य ही सोचने समझने की क्षमता है। और शेष मतलब उन्होंने कहा कि जितने भी जीव हैं पशु के समान है, उस पशुओं में एक मनुष्य के रूप, क्योंकि बौद्धिक रूप से इनको काम करने की क्षमता आई, इसलिए ये श्रेष्ठ है। इनको जो है प्रकृति के अनुसार समायोजन करके चलने के, और शेष तो जितने भी हैं प्रकृति के अनुसार चलते हैं। मनुष्य के अंदर बौद्धिक रूप से काम करता है, क्योंकि वहीं पे बौद्धिक दमन की बात भी वॉल्टेयर साहब ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें प्रकृति के अनुसार चलना है, उसी के साथ समायोजन बना के चलना है। तो इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ रचना माना कि आपके अंतर्गत ये क्षमता है, मनुष्य के अंतर्गत क्षमता है, प्रकृति के साथ चल पाए। मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। उन्होंने कहा प्रकृति के अनुसार अगर हम चलेंगे, प्रकृति के अनुसार सोचेंगे, प्रकृति के अनुसार हम समायोजन बना के चलेंगे, तो हमारा जीवन सुखपूर्ण होगा और सुखपूर्वक जीवन हम जी सकेंगे। इसलिए ने कहा कि इसका उद्देश्य जो है, मानव जीवन का उद्देश्य ही सुखपूर्वक जीना है। वो सुख कहाँ से मिलेगा? वो प्रकृति के अनुसार मिलेगा, प्राकृतिक जीवन जब हम जिएंगे। सुखपूर्वक जीवन में सामर्थ्य, समायोजन और परिस्थितियों पर नियंत्रण का महत्व है। सुखपूर्वक जीवन में सामर्थ्य और समायोजन और परिस्थितियों, ये सारी चीज़ें जो है प्रकृति के अनुसार है। जो है सामर्थ्य भी, अगर हम प्रकृति से संघर्ष करेंगे तो हमारा सामर्थ्य का ह्रास होगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर प्रकृति से समायोजन करके, उसको निरीक्षण परीक्षण करके उसके अनुसार जीवन जिएंगे तो सामर्थ्य का हमारा जो है उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। सामर्थ्य उसके साथ समायोजन साथ में है, क्योंकि सामर्थ्य और समायोजन साथ में चलेगा। और परिस्थितियों पर नियंत्रण भी प्राकृतिक ढंग से होना चाहिए। प्रकृति किस तरीके से है उसी के अनुसार नियंत्रण हम बनाए रखेंगे, तभी इसका महत्व है। राज्य केवल आध्यात्मिक सत्ता है। राज्य पर उन्होंने कहा कि राज्य जो है, राज्य की उन्होंने एक प्रकार से बुराई के रूप में देखा था, रूसों ने भी और जितने भी इनके दार्शनिक चिंतक थे। उन्होंने कहा कि यह आध्यात्मिक सत्ता तो है, मतलब कि उसको उन्होंने जन जन के लिए कहा। यह जो हमारा राज्य है, इसकी जो व्यवस्था है वो जन का और जन के लिए होता है। मतलब ये जितने भी जनता है, जनता के लिए रहे, उसके अंदर उन्होंने उसको देखा। प्रकृतिवाद और शिक्षा, अब हम आगे चलते हैं। अभी तो हमने उसको सिद्धांत को देखा, प्रकृतिवाद और शिक्षा क्या है। प्रकृतिवाद का जन्म आदर्शवादी विचारधारा की प्रक्रिया स्वरूप हुआ था, जैसा कि चर्चा भी हो रही है कि उसके प्रक्रिया स्वरूप में आया। तमाम उसके विचारक जब आए, उसको प्रक्रिया करके फिर ये कई उसके ऊपर संप्रदाय का विकसित हुआ। इसमें यंत्रवादी, जीव विज्ञानवादी, प्रकृतिवादी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी, इसमें यंत्रवादी देखें, जीव विज्ञानवादी जो उसमें देखें तो डार्विन का जो जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवादी विचारधारा थी, उसमें उन्होंने कहा कि निम्न जीव से उत्तरोत्तर जो है वृद्धि करके वो जो है जीव जो है वो मनुष्य के रूप में आता है। उसमें जीव जंतु और सारे जो भी पेड़ पौधे सारी चीज़ें आती हैं, जो उन्होंने विकासवादी विज्ञानवादी प्रकृतिवाद के रूप में उन्होंने देखा। जीव विज्ञानी प्रकृतिवादी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मॉरल एंड फिजिकल में शिक्षा पर क्रमबद्ध रूप से विचार अभिव्यक्त किया है, जो आगे चलकर उस पर प्रकृतिवादी शिक्षा पर काफ़ी काम हुआ। उस पर शिक्षा के अब आ जाते हैं, शिक्षा का मतलब एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, शिक्षा का संप्रत्यय क्या है। जीव विज्ञानी प्रकृतिवादी मनुष्य की नैसर्गिक शक्तियों को नैसर्गिक विकास के रूप में नजर आते हैं, मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा करने में समर्थ कर देना चाहते हैं और इसके लिए उसे अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर बल देते हैं। शिक्षा व्यक्ति का बाह्य पर्यावरण के समायोजन है। यह शिक्षा व्यक्ति का जो शिक्षा है वो व्यक्ति के पर्यावरण के साथ समायोजन करने के लिए कहा। और हमारी जो शिक्षा, उन्होंने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसे रहे कि नैसर्गिक जीवन, शिक्षा से कोई बाध्यता, जीवन में कोई भी आर्टिफिशियल या कृत्रिम जीवन जीने के लिए शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नैसर्गिक जीवन जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के साथ समायोजन करके चले, वो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। उस पर काम किए, मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा करने में समर्थ कर देना चाहते। मनुष्य जो है प्रकृति के अनुसार अपने जीवन की रक्षा कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी शिक्षा पर कहा कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों को बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। शिक्षा का अर्थ अंतः शक्ति, जो अंतः शक्ति कौन, जो प्राकृतिक रूप से जो हमारी शक्तियां हैं, बीज रूप में जो हमारी शक्ति है, उसका बाह्य जीवन जो प्राकृतिक जीवन है उससे समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है।
अब आ जाते हैं शिक्षा के उद्देश्य में। शिक्षा के उद्देश्य में जो विभिन्न इसमें हम शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियों का मार्गान्तीकरण और उदात्तीकरण। हम शिक्षा में जो हमारी मूल प्रवृत्ति है उसका मार्गान्तीकरण, और जैसे होता है कि हम समाज के साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, समाज को बुराई के रूप में देखा गया तो यह प्रकृतिवादियों के द्वारा, तो उससे हमें हटना कैसे है, हमको जो है प्रकृतिवादी जीवन कैसे जीना है। हमने मूल प्रवृत्ति हमारी प्रकृतिवादी मतलब स्वच्छंद तरीके से निर्मूल है, उसके मन में कोई छल छिद्र कपट द्वेष दंभ नहीं है, वह क्या है, वो प्रकृतिवादी है, क्योंकि वो प्रकृतिवादी को शुद्ध माना है। तो उन्होंने कहा कि इसका मार्गान्तीकरण और उदात्तीकरण का प्रकृतिवाद के अनुसार होना चाहिए। जीवन संघर्ष के लिए सख्त योग्यता का विकास करना, जीवन संघर्ष के लिए सख्त योग्यता भी वो भी प्राकृतिक ढंग से होना चाहिए। हमारे अंतर्गत अगर हम प्रकृति से संघर्ष करने लगेंगे तो हमारी सख्त योग्यता घटेगी, बुराई आएगी, जिसको बुराई के रूप में देखते हैं, समाज में संघर्ष होगा, हमारी शक्तियों का ह्रास होगा। उन्होंने कहा कि जीवन संघर्ष के लिए सख्त योग्यता का विकास करना ही हमारा उद्देश्य है शिक्षा का, वह जो है प्राकृतिक शिक्षा के द्वारा होगा, प्रकृति की शिक्षा के अनुसार। मनुष्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, मनुष्य को न कि पर्यावरण से संघर्ष करने के लिए, प्रकृति से संघर्ष करने के लिए नहीं, पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुसार चलना चाहिए, ऐसे शिक्षा की व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए। पूर्ण जीवन जीने की तैयारी, और मनुष्य को पूर्ण जीवन जीने की तैयारी उसके कैसे निरीक्षण परीक्षण अनुभूत करके इस प्रकृति के साथ वो जीवन जीने के लिए तैयार होना चाहिए, इंद्रियानुभूत करके होना चाहिए, और ऐसी तैयारी होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य ये है। जातीय गुणों का विकास, हर व्यक्ति के, मनुष्य के एक जातीय गुण होता है, वो गुण भी प्रकृति के अनुसार होता है, प्राकृतिक होता है। जैसे प्रकृति के एक निश्चित नियम, इसमें कहा गया कि निश्चित नियम है प्रकृति का, उसी के अनुसार जो है अगर हम चलेंगे, वो नियम जो है चलेंगे क्या, अगर पदार्थों का देखा जाए तो उसका बनना बिगड़ना एकदम तय है, उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। उसी तरीके से मनुष्य के लिए भी है कि जातीय गुण, हमारे अंदर एक प्राकृतिक जो गुण है वो जातीय गुण के अंतर्गत आता है, वो मतलब उसके अनुसार अगर हम रहेंगे तो उसका विकास निरंतर, तो हमारे शिक्षा का उद्देश्य जातीय गुणों के विकास के रूप में होना चाहिए, ऐसा उद्देश्य है। व्यक्ति के वैयक्तिक विकास, हर व्यक्ति का एक वैयक्तिक मतलब वो अपना व्यक्तिगत उसके जो है गुण होते हैं, उसके व्यक्तिगत प्रकृति होती है, तो उस प्रकृति पर उसकी सब विशेषताएं होती हैं, सब में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, और हमारा जो प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य है उसी के अनुसार होना चाहिए। उसी के साथ ये अभी हमारा जो प्रकृतिवादी शिक्षा है उस पर चर्चा पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन अभी आज का जो चर्चा है, परिचर्चा है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं उद्देश्य तक ले। अभी हम उस पर प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम क्या है, प्रकृतिवादी शिक्षक क्या है, शिक्षार्थी क्या है, अनुशासन क्या है, उस पर मूल्यांकन, सारी चीज़ों पर चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।